ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं बेरुमाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप। शाम के 4 बज गए हैं और आइए मातृभूमि में अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से करने जा रहे हैं, जहां भाषा का विवाद और गहरा गया है। मराठी भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। ठाणे रेलवे स्टेशन के बाहर मराठी मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। इससे पहले मंत्री प्रताप सरनाईक भी इस प्रदर्शन वाली जगह पहुंचे थे, लेकिन वहां जमा एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का विरोध शुरू कर दिया। ठाणे के मीरा रोड में भी एमएनएस ने प्रदर्शन किया। आज पुलिस ने कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, क्योंकि जहां से एमएनएस कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे वहां मार्च निकालने की पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। तो मराठी भाषा के विवाद को लेकर विपक्ष हमलावर है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने भी हमला बोला है। जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ी है, उस बिगड़ी हुई परिस्थिति की जवाबदारी महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार की है। और इसलिए महाराष्ट्र में इस तरह का भाषावाद, धर्मवाद के आधार पर महाराष्ट्र तोड़ने का काम फडणवीस की सरकार, महायुति की सरकार कर रही है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र में यह भाषा का मुद्दा है और इसी पर सियासत चरम पर है। एनसीपी शरद गुट से सांसद सुप्रिया सुले और विधायक रोहित पवार ने भी एमएनएस और बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ही इसके लिए जवाबदार है, उनको ही जाके पूछे, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री। आपको लगता है निशिकांत दुबे के बयान की वजह से भी इस तरह की स्थिति गरमाई हुई है? उसका क्या लेना देना इससे? माननीय मुख्यमंत्री हैज टू टेक ओनरशिप ना। बाहर से कुछ भी कॉल बोले, राज्य में कौन जिम्मेदार है? व्यापारियों को दिया जाता है मौका। ये आपको ये सारा मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहिए। मैम क्या कहेंगे कुल मिलाकर जो भाषा? मुझे पता नहीं है इसके बारे में कुछ। मीडिया करके कोई बिजनेसमैन है, उनको आगे करके एक वातावरण अलग तरीके का गर्म करने का वो कोशिश कर रहे हैं। अभी ये वीडियो आया होगा तो उसका तो समर्थन हम नहीं करते, लेकिन हमारा कहना यही है कि ये जो भाजपा है, विषय था हिंदी शक्ति का, लेकिन भाजपा ने वो विषय हिंदी शक्ति से वो लेके गए मराठी वर्सेस नॉन मराठी। तो ये राजनीति का एक हिस्सा है। मैं लोगों के भावना के साथ आप खेलोगे और वहां पे राजनीति करोगे सिर्फ बंबई के इलेक्शन के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी कह रहे हैं कि दरअसल एमएनएस के लोगों ने तो कानून का मजाक बना दिया है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कई टैक्सी और रिक्शा वालों की पिटाई की है, लेकिन अब तक देवेंद्र फडणवीस सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की है। कोई भी मराठी का अपमान नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि एमएनएस के लोगों ने कानून का मजाक बना के रख लिया है। उनको लगता है कि जो भी सरकार आए, सरकारें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं। इसके पहले भी कितना इन्होंने टैक्सी वालों को मारा, यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं हुई, लेकिन उसके बाद एमएनएस के लोग आज तक उन पर सख्त कार्रवाई कोई हुई नहीं। अभी मीरा रोड में उन्होंने दुकान वाले को मारा, और चलो अच्छा हुआ कि वो दुकानदार जो है ना वो राजस्थानी थे और ताकतवर थे। कोई बेचारा रिक्शे वाला होता, कोई गरीब मजदूर सब्जी बेचने वाला होता तो शायद उसके लिए इतने लोग जमा नहीं होते। लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका प्रोटेस्ट हक था उनका, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया, बेइज्जत किया गया, सारी मीडिया में पूरी दुनिया उसको देख रही थी। मैं उनको बधाई देता हूं, उन्होंने बिल्कुल अच्छा प्रोटेस्ट किया। मातृभूमि में अब महाराष्ट्र से आगे बिहार की तरफ बढ़ते हैं, जहां ताबड़तोड़ अपराध से राज्य थर्रा रहा है। एक के बाद एक हत्याओं से बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। विपक्ष सुशासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। सुशासन तो वो व्यवस्था होती है जहां सरकार न सिर्फ पारदर्शी तरीके से काम करे, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह हो।
सुशासन तो वो व्यवस्था है जहां कानून का राज कायम हो। राजधानी पटना के पौष इलाके में शुक्रवार को नामी कारोबारी गोपाल खेमका को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। ठीक 2 हफ्ते पहले पटना के हाई प्रोफाइल पोलो रोड पर एक युवक पर गोलियां बरसाई गई। सीवान में 3 भाइयों को सरेआम काट डाला गया। नालंदा में 2 नाबालिगों की हत्या कर दी गई। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल उठ रहे हैं, अब बिहार पुलिस जागेगी? पहले शूटर को बिहार पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया, अब एक आरोपी उसे ढेर कर दिया है बिहार पुलिस ने। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार असली मास्टरमाइंड कौन, उसी को लेकर बिहार पुलिस को शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कई सवालों का जवाब देना है। एनकाउंटर के लिए पुलिस गंगा किनारे इस ईंट के भट्टे के पास पहुंची। यहाँ राजा नाम का हथियार सप्लायर अपने अपराध की दुनिया में मस्त था। उसने इस ईंट भट्टे को अपना घर बना लिया था। पुलिस के मुताबिक जब राजा ने देखा कि वो पुलिस की पकड़ में आने वाला है, तभी उसने अपनी बंदूक की नली पुलिस वालों की ओर की और गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने एनकाउंटर किया। पटना सिटी के गंगा तट पर ये जो ईंट भट्टी है, यहीं पर पुलिस ने बीती रात राजा नाम के एक हथियार सप्लायर को एनकाउंटर में मार गिराया है। रात के अंधेरे में हुए एनकाउंटर ने सुबह एनडीए के नेताओं को सुशासन राज की उपलब्धियां गिनाने का मौका दे दिया। जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है। उमेश नाम के शूटर की कल गिरफ्तारी हुई थी। उसी ने हथियार सप्लायर राजा से हथियार लेने की बात उगली थी, जिसके बाद पुलिस इस ईंट भट्टे तक पहुंची। तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल। अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पटना, सिवान, नालंदा के बाद पूर्णिया में तो जादू टोना के संदेह में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि खेमका मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा सूत्र कर रहे हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद दूसरे आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। वहीं बिहार के पूर्णिया जिले में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर अधमरी हालत में जिंदा जला दिया गया। सनसनीखेज वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव की। आरोप है कि गांव के ही रामदेव उरांव के बेटे की झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई थी। दूसरे बेटे की तबीयत बिगड़ रही थी और इसी के बाद गांव वालों ने मौत की वजह डायन को मानते हुए एक परिवार को निशाना बनाया। आरोप है बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रानिया देवी, तब तो मोस्मत को गांव के लोगों ने पहले बुरी तरह पीटा और फिर उन्हें अधमरी हालत में जिंदा जला डाला। तो 6 जुलाई की ये वारदात है जिसको लेकर अब आज पुलिस का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि शवों को जलाने के बाद 80% तक बताया जा रहा है शव जल गए थे, उन्हें बोरों में भरकर फेंक दिया गया। लेकिन अब पुलिस ने इन शवों को बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सोचिए जरा, 21वीं सदी का भारत, जब 2047 में हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तब बिहार में एक गांव में एक परिवार को इसलिए मौत के घाट उतारा जा रहा है क्योंकि डायन होने का उन पर शक है। सोचिए जरा अंधविश्वास की क्या सीमा है। इस वक्त हम पूर्णिया के टेटगामा गांव में मौजूद हैं। बड़ी घटना जो है यहां हुई है। देखिए, ये साल 2025 है और 2025 वर्ष में अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई है। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन निरंजन जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें, डायन बताकर यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई है। गांव के लोगों पर यह आरोप है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों को घेरा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया, उसके बाद जिंदा जला दिया। जलाने के बाद सबको छुपा दिया गया था। घटना 6 जुलाई की रात की है। लाश घर से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में मिली, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर जलकुंभियों के बीच छिपाया गया था। सभी सब 80% से ज़्यादा जल चुके थे। सबों को पुलिस ने जो है वो बरामद कर दिया है। हम इस वक्त जो है देखिए घर पर ही मौजूद हैं। मृतकों में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी, मां, बहू और बेटा शामिल हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। SIT का जो है वो गठन किया गया है। अन्य को पकड़ने के लिए जो है वो छापेमारी जारी है। इसी घर में जो है उरांव अपने परिवार के साथ रहते थे, तभी भीड़ आई और जो है और पूरे परिवार पर जो है अटैक जो है कर दिया। जमकर जो है उनकी
और पूरे परिवार की जो है वो पिटाई जो है वो की गई, अधमरा कर दिया गया, ऐसा आरोप जो है लगाया जा रहा है। उसके बाद जो है जिंदा जला दिया गया। तो नीतीश राज में कानून व्यवस्था पर जो है वो लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। लोगों में जो है कानून का जो डर है वो नहीं है। तो पूर्णिया में 5 लोगों को पीटने के बाद जला दिया गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। पूर्णिया से शशांक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त हम पूर्णिया में घटना स्थल पर ही मौजूद हैं। टेटगामा ये गांव है। बड़ी घटना जो है यहाँ पे हुई है। बता दें, एक ही परिवार के 5 लोगों को जो है अंधविश्वास के चक्कर में जो है वो मार दिया गया है। डायन के शक में ही एक ही परिवार के 5 लोगों को पहले पीट कर अधमरा किया गया और उसके बाद जिंदा जला दिया गया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। गांव के ही रामदेव राव के बेटे की झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई थी और दूसरे बेटे की तबीयत बिगड़ रही थी। इसी के बाद गाँव वालों ने मौत की वजह डायन को मानते हुए एक ही परिवार को निशाना बनाया। देखिए, जहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि जिंदा जलाया गया, हम वहीं पर मौजूद हैं। वहाँ की आपको तस्वीरें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। क्या हुआ यहाँ पे, आप लोगों को क्या जानकारी मिली? जानकारी सर ये मिली कि यहाँ जो है ना, इस गांव में टेटगामा गांव पड़ता है। यहाँ एक लगभग 70 वर्ष की महिला थी, मसूमात कातो देवी। तो देख रहे थे आप ये रिपोर्ट एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की, किस तरीके से एक ही गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को अंधविश्वास के चक्कर में पहले पीटा गया, पीट कर अधमरा कर दिया गया और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उदयगिरी अपार्टमेंट से बीती रात करीब 8:30 बजे अशोक साव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी हुई है गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में। अशोक साव पहले लोहा सरिये के तौर पर कारोबार करता था, हालांकि बीते कई साल से जमीन कारोबार से जुड़ गया था। एबीपी न्यूज पर उसी अशोक साव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उदयगिरी अपार्टमेंट से पुलिस अपने साथ अशोक साव को लेकर गई। जो जानकारी मिल रही है, पुलिस की टीम जब अशोक साव के उदयगिरी अपार्टमेंट वाले फ्लैट में पहुंची तो यहां पहले पूछताछ की गई। उसके बाद इसी अपार्टमेंट में एक कमरा, जो कमरा बंद था, पुलिस की तरफ से अशोक साव से उस कमरे की चाबी मांगी गई। अशोक साव ने चाबी ना होने की बात कही। पुलिस ने कटर के जरिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और ऐसे में पुलिस अशोक साव को अपने साथ ले गई। गिरफ्तार अशोक साव को किया गया है और अब जानकारी ये आ रही है कि मुख्य आरोपी यही अशोक साव है, मास्टरमाइंड यही अशोक साव है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। लोहे सरिये का काम पहले करता था, लोहा सरिये का कारोबारी था और उसके बाद जमीन कारोबार से जुड़ा, बिल्डर बन गया और बड़ा कारोबारी अशोक साव यहां उदयगिरी अपार्टमेंट्स में रहता है और वहीं से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जमीन विवाद पहले दिन से ही वजह बताया जा रहा था। गोपाल खेमका हत्याकांड में सूत्र यही जानकारी दे रहे थे कि ये जो हत्या हुई है ये दरअसल जमीन विवाद के चलते हुई है और ऐसे में अब ये कड़ियां जो हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच एक तरफ वो चश्मे वाली जो तस्वीर देख रहे हैं, नीली टी शर्ट में चश्मा लगाकर जो शख्स बैठा हुआ है वो तो अशोक साव बताया जा रहा है। वहीं बीच में जो आप देख रहे हैं शख्स जिसने काली नीली रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, ये बताया जा रहा है कि ये शूटर है। वो शूटर जो पुलिस की गिरफ्त में है, उमेश यादव जिसका नाम है, ये वो शूटर की तस्वीर बताई जा रही है। तो एबीपी न्यूज पर आप ये दोनों चेहरे देख रहे हैं, दोनों इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और यही शूटर उमेश यादव, इसी की गवाही कह लीजिए, इसी का कबूलनामा कह लीजिए, जिसके बाद पुलिस जो है वो विकास उर्फ राजा तक पहुंची थी, जो छिपा हुआ था माल सलामी इलाके की ईट भट्टी में, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया है। तो शूटर उमेश यादव की तस्वीर और साथ ही खेमका हत्याकांड का मास्टरमाइंड अशोक साव की तस्वीर, दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। निधि, इन दो चेहरों के साथ साथ क्या ये माना जाए कि गोपाल खेमका हत्याकांड पूरी तरीके से सुलझ गया है या अभी भी कुछ कड़ियां जुड़नी बाकी? निधि, देखिए रुमाना, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड की जो गुत्थी थी पिछले 4 दिनों से लगातार नहीं सुलझ पाई थी। आज पुलिस ये दावा करने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने पूरी गुत्थी सुलझा ली है
और जो तस्वीरें हमने इस वक्त एबीपी न्यूज पर दर्शकों को दिखाई कि उमेश यादव नाम का शख्स जो दिल्ली से आता है पटना और गोपाल खेमका का पर गोलियां चलाता है और उसके बाद पुलिस जब उसको गिरफ्तार करती है, हमने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से उमेश यादव किस तरह का दिखता है। इसके अलावा जो बीती रात अशोक नाम के शख्स को जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके एंगल जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, इस हत्याकांड को लेकर के, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। तो पुलिस ये दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, लगभग आधे घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी का शुरू होगा और पुलिस ये कह रही है कि हमने ये पूरी गुत्थी सुलझा ली है। और क्या कुछ पुलिस दावा करती है ये देखना होगा, लेकिन पिछले 5 दिनों इंतजार कर लेते हैं। शाम 5 बजे पुलिस की तरफ से कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका निधि इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर जानिए आप, पटना से आ रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की ये मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ रही है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को पहले खदेड़ा गया, नहीं माने तो फिर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन था और ये शिक्षक भर्ती का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसे जारी करने की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ा। नहीं हटे तो फिर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। पटना की सड़कों पर आज ये बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली का मजनू का टीला इलाका और यहां पर हत्या हुई है। हत्या से हड़कंप है। जानकारी मिल रही है एक युवती और 6 महीने की बच्ची की हत्या कर दी गई है। मतलब ये डबल मर्डर है। युवती के बॉयफ्रेंड निखिल पर हत्या का शक है। निखिल के साथ लिव इन में ये लड़की रहती थी। निखिल से झगड़ा होने पर सहेली के घर रह रही थी युवती और 6 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई है। डबल मर्डर जिससे सनसनी। दिल्ली का मजनू का टीला इलाका, वहीं पर यह वारदात सामने आई। सर जैसे ही पता लगा कि एक छोटे से बच्चे का मर्डर हो गया और हम जितने भी आस पड़ोस के सारे यार दोस्त, जितने भी बहनें माताएं, सब भाग के आगे। पूरी गली में दहशत का माहौल है। आज ऐसे बच्चे के साथ हो गया तो कल हम अपने बच्चों को कैसे संभाले, कैसे घर पे छोड़ के जाए। और हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से, डीसीपी साहब से, एसीपी साहब से, कि जो भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द, और जो भी ऐसी घोर हत्या करने वाला है, जो भी ऐसा घोर हत्या करने वाला है, उसको फांसी की सजा हो। हमारे मोहल्ले में ऐसे दोबारा कोई करने की कोशिश ना करे। मैसूर से सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार बाइक ने एक दूसरी बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में खाना डिलीवरी करने वाली कंपनी के कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरे युवक की अस्पताल में मौत हुई है। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हो गया। साफ देखा जा सकता है फूड डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी अपनी बाइक से आ रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार बाइक आती है, टक्कर मारती है उसे, जिससे युवक दूर उछलकर जाकर गिरता है। टक्कर मारने वाला युवक बाइक के साथ दूर तक घिसटता चला गया। इस दौरान बाइक में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर बाइक सवार भी जला। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तो मैसूर में ये खौफनाक हादसा हुआ है। इसकी सीसीटीवी तस्वीरें आपके सामने। रफ्तार का कहर टूटा है। रफ्तार कैसे जानलेवा हो सकती है, उसी के उदाहरण के तौर पर ये तस्वीरें हादसे वाली आपके सामने। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन और छागुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर वाला एक्शन आज देखा गया। ये जो कोठी है वो अवैध तरीके से बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि ये वही आलीशान मकान है जिसमें छागुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से धर्मांतरण वाले अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। छांगुर बाबा पर कार्रवाई 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़े होने के आरोप में हुई है। छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया जा चुका है। एटीएस पहले ही छांगुर को गिरफ्तार कर चुकी है और छांगुर के काले साम्राज्य पर यह बुलडोजर वाला एक्शन आपके सामने। ये हॉल देखिए कितना बड़ा ये हॉल है। इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आपको कुल 5 कमरे मिलेंगे। ये वो दूसरा कमरा है, यहाँ भी लोग रहा करते थे। ये बेड पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं।
रिहायशी इलाका है, कमरा उनका है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि यहाँ भी कोई ठहरा हुआ रहा होगा या रहता रहा होगा। आपको बताएं, इसके बगल ये 2 कमरे और नज़र आ रहे हैं, ये उनका कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुकर नज़र आ रहा है और फ्राइंग पैन वगैरह। ये आपको तीसरा कमरा मैं दिखाने जा रहा हूँ। कमरों का साइज आप देख के समझ सकते हैं कि रसूख क्या रहा होगा। अमूमन आदमी छोटे छोटे कमरों में रहता है, लेकिन इस कमरे की साइज आप देखिए, बेड देखिए कितना आलीशान है, और ये राशन का इंतज़ाम देखिए, कितने दिनों का राशन इंतज़ाम करके रखा जाता था कि हम कहीं बाहर न जाना पड़े, लोग यहीं अगर आके रुकते हैं, यहाँ ठहरते हैं, ठिकाना बनाते हैं, तो यहाँ वो खाते रहें और जीते रहें, कोई दिक्कत उनको होने वाली नहीं है। सामने की बिल्डिंग पे अतिक्रमण का बुलडोजर चल रहा है। जिस बिल्डिंग में हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस बिल्डिंग की जाँच अभी भी चल रही है। देखिए, छांगुर बाबा की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये भी आपके लिए सुनना जरूरी है। छांगुर बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है, जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसको गिराने के लिए हम लोगों ने 5 बुलडोज़र लगाए हुए हैं। यहाँ मौके पर पीएससी के सभी, आसपास के थाना पुलिस, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी साहब सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से निपटने के लिए पूरी फोर्स को यहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को बहुत ही तीव्र गति से हम लोग चला रहे हैं। ये देखिए, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी माफिया या सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण जो लोग करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकारी भूमि पे जो अवैध कब्जा है, उससे सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। उधर तमिलनाडु के कडलूर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां स्कूल वैन की टक्कर तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन से हो गई। इस जोरदार भिड़ंत में स्कूल वैन के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें विश्लेषित कर सकती हैं। हादसा तब हुआ जब एक स्कूल वैन रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, तभी वहां से गुजर रही ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। 4 लोग घायल हैं। घटनास्थल पर क्षत विक्षत शव दिखाई दिए। बस स्कूल जा रही थी। दर्दनाक हादसा कुड्डालोर और अलपक्कम के बीच हुआ, जहाँ एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है। और हैरानी की बात यह है कि रेलवे क्रॉसिंग पर कोई सिग्नल भी नहीं होता। माना वैन ड्राइवर ने ट्रेन की अनदेखी की, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बड़े बड़े दावे करने वाली रेलवे के सुरक्षा प्रोटोकॉल कहां थे? जो बच्चे स्कूल के लिए निकले थे, उनकी बीच रास्ते में जिंदगी छिन गई। इसका जिम्मेदार कौन है? आवारा सांड के हमले की खबरें आए दिन कहीं न कहीं से आ जाती हैं और इस बार उत्तर प्रदेश के संभल से आवारा सांड के तांडव की तस्वीरें आई, जहां एक आवारा सांड ने महिला को उठा कर पटका। पहले सांड ने कमर पर हमला बोला। महिला जैसे ही दीवार से टकराई, सांड ने महिला को सींगों से उछाला और जमीन पर पटक दी। सांड के अचानक हमले से महिला चिल्लाने लगी। जमीन पर गिरी महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। जैसे ही सांड ने लोगों को आते देखा, वो फिर पीछे मुड़ा और इस बार महिला को पैरों से कुचलते हुए आगे की तरफ घसीटने लगा। तब तक और लोग भी वहां जमा हो गए। फिर जाकर सांड को किसी तरह वहां से भगाया गया। सांड के हमले से महिला का एक हाथ टूट गया और सीने में भी गंभीर चोट आई। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने हथियार के दम पर ग्रामीण बैंक में लूटपाट की। लूटपाट के बाद बदमाश आराम से भाग निकले। अब पुलिस वारदात के बाद अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि 2 नकाबपोश बदमाश बैंक में घुसे। दोनों के हाथ में तमंचा है। एक बदमाश ने हेलमेट पहना हुआ है। बदमाशों ने वहां मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों को एक तरफ जाने का इशारा किया। इसी बीच बदमाशों का एक और साथी बैंक में घुसा। सबसे पहले लुटेरों ने बैंक के गार्ड से उसका मोबाइल छीन लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बदमाश ग्राहकों को हथियार दिखाकर डरा रहे हैं। तीनों लुटेरों ने करीब 10 लाख रुपए लूट लिए। घटना में जो संलिप्त अपराध कर्मी है, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है। जो प्रिलिमिनरी जो जानकारी हासिल हुई है, उसके आधार पर टीम को गठित करते हुए उसे काम कराया जा रहा है। लूट की वारदात के बाद इलाके में दहशत है। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में प्रशासन और किसानों में एक बार फिर विवाद हुआ। यहां के नांगलझोर गांव में खेतों में लगी धान की फसल को बर्बाद करने का NHAI के अधिकारियों पर आरोप लगा है।
बताया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी पुलिस और प्रशासन की मदद से गुरदासपुर के नांगलझोर गांव में जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे, जिसके बाद किसानों ने आरोप लगाया कि मशीनों के साथ अधिकारी पहुंचे, उनके खेतों में लगी धान की फसल नष्ट कर दी और जबरन कब्जा करने की कोशिश की। इसका जब किसानों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। किसानों का आरोप है किसानों को सरकार की ओर से जमीन का पैसा नहीं दिया गया। विवाद की सूचना पर अलग अलग किसान संगठनों के नेता भी मौके पर पहुंचे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनों को आगे बढ़ने से रोका गया। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ 20-22 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਨੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੈੜ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਖੁੱਲੂਗੀ। दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम के मानेसर के पास एक पंचायत हो रही थी। वहां उसी सभा में मानेसर की मेयर बोलते बोलते अचानक फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान उन्होंने सूबे के मंत्री राव नरबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मंत्री जी को निर्दलीय मेयर बनना पच नहीं रहा है। उनका चुनाव खारिज करके अपने हिसाब से चुनाव करवाने की कोशिश में है मंत्री जी। ये कहते कहते पंचायत में ही वो भावुक हो गई, रोने लगी। फिलहाल मेयर के आरोपों पर मंत्री राव नरबीर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कोई इंसान बिना सरकार के, बिना टिकट के निर्वाचित होता है और इलेक्शन जीतता है तो उसके साथ अगर इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार करेगी तो आने वाले टाइम में सिर्फ तानाशाह चलेगी और कोई इलेक्शन नहीं होगी। सिर्फ जो सरकारी समय सत्ता में है वो उनको दबा के रखेगी। जो मेरे हस्बैंड के साथ आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे केस में फंसा रहे हैं और हमारा जीना बिल्कुल दुर्भर कर रहा है। गुजरात के सूरत में एक ज्वेलर्स के शोरूम में लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस फरार लुटेरों की तलाश कर रही है, लेकिन एक लुटेरा भागते वक्त लोगों के हत्थे चढ़ गया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब शोरूम में लूटपाट के बाद बदमाश भाग रहे थे। इसमें दिख रहा है कि 4 बदमाश वारदात के बाद भाग रहे हैं। इनमें से एक बदमाश के हाथ में बैग भी है। इसी बैग में लुटेरे ज्वेलरी को लेकर फरार हो गए। लुटेरों के भागने के बाद कुछ लोग उनके पीछे डंडा लेकर भागते दिखे। चारों बदमाश रात करीब 9 बजे श्रीनाथ जी ज्वेलर्स के शोरूम में घुस आए। लूटपाट के दौरान आशीष नाम के युवक ने विरोध किया तो लुटेरों ने उसे गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं लूटपाट के बाद एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। उत्तराखंड के रुड़की में नाराज कावड़ियों ने एक ढाबे पर हंगामा कर दिया। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब नारसन बॉर्डर पर स्थित शिव वैष्णो ढाबे में कुछ कावड़िए खाने के लिए बैठे, लेकिन खाने में प्याज की गंध आने के बाद कावड़ियों का गुस्सा भड़क गया। तो उत्तराखंड के रुड़की की ये तस्वीरें आपके सामने है। यहाँ पर शिव वैष्णो ढाबा, लेकिन यहाँ कावड़ियों का गुस्सा फूट गया। कावड़ियों को खाने में प्याज की गंध आई, जिसके बाद यहाँ जमकर हंगामा हुआ। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी सड़क हादसे में घायल हो गई हैं। मंत्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दिल्ली से बिजनौर जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। हापुड़ की पेलखवा कोतवाली इलाके में ये हादसा हुआ है। मंत्री के काफिले की जो गाड़ियां हैं वो आपस में टकराई हैं और इसी हादसे की चपेट में आकर मंत्री गुलाब देवी भी घायल हुई हैं। अस्पताल में मंत्री गुलाब देवी का इलाज जारी। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी सड़क हादसे में घायल हो गई हैं। मंत्री के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दिल्ली से बिजनौर जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। हापुड़ की पेलखवा कोतवाली इलाके में ये हादसा हुआ है। मंत्री के काफिले की जो गाड़ियां हैं वो आपस में टकराई हैं और इसी हादसे की चपेट में आकर मंत्री गुलाब देवी भी घायल हुई हैं। अस्पताल में मंत्री गुलाब देवी का इलाज जारी।
मातृभूमि में अब बात भारत के पहाड़ी राज्यों की जो बाढ़ बारिश से बेहाल हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से लोगों की जान आफत में है। खासकर चमोली में बादल फटा है। तबाही की खबर सामने आई है जो यहां नंदानगर का शेरा गांव में, वहां सुबह तड़के 3:30 बजे बादल फटने की खबर सामने आई, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। पहाड़ी नाला नदी में तब्दील हो चुका है। लोगों के घरों में, गौशालाओं में, खेतों में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब। पानी के साथ साथ मलबा भी बहकर आ रहा है। इससे लोगों को और नुकसान उठाना पड़ रहा है। पानी की तेज धार में खेत तबाह हो रहे हैं। जिस शेरा गांव में बादल फटा वहीं एबीपी न्यूज पहुंचा। हमारे कैमरे में तबाही का मंजर कैद हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं डराने वाली हैं। बादल फटने की घटना से लोगों में दहशत है। हर तरफ पानी से मचे कोहराम में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं। हालत यह है कि प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के घायल होने या फिर किसी जान के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माली नुकसान खासा है। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर लगातार पानी घरों के भीतर घुसता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि एक शांत नदी, जिसे नाला कहते थे लोग, नदी भी नहीं कहते थे, हल्का सा पानी निकलता था, लेकिन ऊपर पहाड़ी में यहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर ऊपर बादल फटा है। रात करीबन 4 बजे के आसपास का यह हादसा बताया जा रहा है। और उसके बाद इस आप नदी में देखिए कि ऐसा पानी इतना ज़्यादा फ्लो है इस पानी का कि इसने आसपास के जो जितने भी घर हैं उन पे भारी तबाही मचाई है। यहाँ पर जहाँ पर आप ये खाली जगह देख रहे हैं, सरिये देख रहे हैं, यहाँ पर एक पूरा का पूरा घर हुआ करता था, मकान कमरा हुआ करता था, वो पूरा का पूरा बह चुका है, सिर्फ सरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस घर की एक किचन हुआ करती थी, अच्छी खासी किचन, वो पूरी की पूरी किचन बह गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसके अलावा भी ऊपर के इलाके में जो गाँव हैं वहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। सड़क बिल्कुल टूट चुकी है, वहाँ तक जाना मुश्किल है। जो प्रशासन के लोग हैं वो भी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी वहाँ जाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल है कि वहाँ तक पहुँच सके और जायज़ा ले सके कि आखिर वहाँ पर स्थिति क्या हुई होगी। लोगों के घर जो इसके आसपास के हैं वो डरे हुए हैं, उनका सामान पूरा भीग चुका है, ख़राब हो चुका है। पानी की स्थिति आप देखिए ये पानी जो है वो तेज़ फ्लो के साथ अंदर, यहाँ लोगों का घर है। मैं इधर सुनील पांडे से कहूँगा इधर दिखाएं, ये इनका घर है, पीछे हो जाएगा वैसे, ये इनका घर है। घर के भीतर पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है और इनके लकड़ी के फट्टे लगा रखे हैं, पत्थर से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और मुश्किल लगातार होती जा रही है। किसका घर था? आपका घर था? क्या क्या बहा यहाँ पर, क्या था यहाँ पे? सर एक कमरा था और एक किचन था, बहुत बड़ा कमरा था। रात को क्या हुआ था? कब बादल फटा, क्या हुआ? रात को लगभग 3:30 बजे के आसपास ऊपर मल्लामुख में बादल फटा। यहाँ चौमासी एक तोक हुआ करता है, वहाँ पे भी बादल फटा है, जिस कारण हमें लगातार प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। हम लगातार लोग कहाँ थे जब बादल फटा, इसमें पानी बढ़ा? क्योंकि इतना पानी कभी हुआ करता था इसमें? नहीं, आज तक ये पानी हमने पहली बार ऐसा देखा कि ये पानी बढ़ रहा है। आज तक तो हम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेला करते थे। आज लगातार हम रात को जंगलों में भागे, यहाँ से घर छोड़ के जंगल में भागे। हाँ जी, घर छोड़ के हम जंगलों में भागे। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी बादल फटा। चुराहा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई। चंबा के पंगोला नाला में बादल फटने की घटना से अचानक पानी इतना बढ़ा कि बाढ़ सी आ गई। इससे क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कुछ गाड़ियां भी पानी के तेज बहाव में बह गई। पैदल चलने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये गनीमत रही। कुदरत के क्रोध की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं। पहाड़ी राज्य, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश, एक तो बारिश और खासतौर से जो बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से जो अचानक से बाढ़ की स्थिति बन रही है उससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अब खबर मैदानी राज्य मध्य प्रदेश से है। यहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई जिलों की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। मंडला में सड़क और पुलों के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है और इस बार बारिश का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। 2 युवक मोटरसाइकिल समेत पानी के तेज बहाव में यहां मंडला में बह गए। और इस मंजर ने वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में दिखा कि पानी की धारा के साथ बाइक समेत 2 युवक बहते चले जा रहे थे। पानी में बह रहे युवकों को बचाने के लिए एक युवक उनके पीछे दौड़ लगाता भी दिखा।
युवक ने अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि तेज धारा उन्हें अपने साथ बहाकर ले गई। इसके बाद युवक दौड़कर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। जो तीसरा युवक था वो किसी तरीके से बच तो गया, लेकिन 2 युवकों को पानी की तेज धारा अपने साथ बहाकर ले गई। अपने 2 दोस्तों को बहता देख तीसरा युवक बुरी तरीके से घबरा गया। 3 जन क्योंकि जब युवक बाहर आया तो वहां मौजूद लोगों ने उसे फटकार भी लगाई। कौन रहे तुम? कहाँ से आए? ये कहाँ से डाल दिए तुम गाड़ी? काहे डाले रहे तबाड़ में? कहाँ के रहने वाले हो? दिल दहला देने वाली ये घटना मंडला डिंडोरी बाईपास के पास आमा नाला में हुई। बड़ी बात यह है कि जब 2 युवक पानी की तेज धारा में बह रहे थे तब वहां काफी लोग मौजूद थे, लेकिन राहगीर केवल वीडियो बना रहे थे। किसी ने भी पानी में बह रहे युवकों को बचाने की कोशिश नहीं की। उधर मध्य प्रदेश के ही रायसेन में और भी भयानक मंजर दिखा है। यहाँ जब कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे तब अचानक पानी से भरी सड़क पर बहने लगी गाड़ी। तेज लहरें उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाने लगी, लेकिन तभी कुछ लोग देवदूत बनकर यहाँ पर आए। इस खौफनाक हादसे का एक वीडियो है सामने आया है। बच्चे बह गए, जिसमें दिखा कि तेज बारिश के बीच रेनकोट पहने 5-6 बच्चे स्कूल जा रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा खुद को संभाल नहीं पाया और वो पानी के तेज बहाव में बहने लगा। बच्चे बह गए, बच्चे बह गए। गनीमत रही कि जैसे ही बच्चा पानी में बहा, वहां मौजूद लोगों की उस पर नजर पड़ गई, जिसके बाद लोगों ने दौड़ लगा दी। लोगों ने तुरंत वहां पहुंचकर बच्चे को बहने से बचा लिया, जबकि बच्चे का बैग और रेनकोट पानी में बह गया। ये वीडियो रायसेन के बेगमगंज का है। वहीं बच्चों की जान बचाने वाले लोगों की अब जमकर तारीफ हो रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।